जरा सोचो, एक दुनिया पूरी सफेद चादर में लिपटी हुई, हर तरफ बर्फ ही बर्फ। ये थी हमारी धरती 20,000 साल पहले, आखिरी बर्फीले युग लास्ट ग्लेशियल मैक्सिमम के दौरान। मोटी मोटी बर्फ की चादरें मीलों तक फैली हुई, सारे महाद्वीपों पर, आर्कटिक से लेके भूमध्य रेखा तक, जैसे बर्फ की उंगलियां फैली हुई हों। ये बस जमी हुई बंजर जमीनें नहीं थीं, ये गतिशील ताकतें थीं जो घाटियों को ज्योरा रही थीं और पहाड़ों को घिस रही थीं। उत्तरी अमेरिका लॉरेंटाइड बर्फ की चादर के नीचे कराह रहा था। यह विशाल ग्लेशियर कनाडा से लेके आज के न्यूयॉर्क तक फैला हुआ था। अटलांटिक के पार स्कैंडिनेवियाई बर्फ की चादर ने उत्तरी यूरोप के ज्यादातर हिस्से को ढक रखा था। ये जर्मनी और पोलैंड तक पहुंच गई थी। ये बर्फ की चादरें बर्फीले युग की ठंडी पकड़ का सबूत थीं। दक्षिणी गोलार्ध भी ठंड से नहीं बच पाया। दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत ग्लेशियरों से ढंके हुए थे। यहां तक कि अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया ने भी ठंडे तापमान और बढ़ते हुए बर्फ के मैदानों का अनुभव किया। 20,000 साल पहले की दुनिया आज की दुनिया से काफी ज्यादा ठंडी और बर्फीली थी। हवा ज्यादा शुष्क थी, हवाएं ज्यादा तेज थीं और सूरज ज्यादा दूर लगता था। फिर भी इन मुश्किल हालात में भी जिंदगी ने अपना रास्ता ढूंढ लिया। पौधे और जानवर ठंड के हिसाब से ढल गए और इंसान अपनी बुद्धि और साहस के साथ इस जमी हुई दुनिया में जीने का तरीका ढूंढ लिया। उन्होंने आगे आने वाली सभ्यताओं की नींव रखी, एक नई शुरुआत की। इन बड़ी बड़ी बर्फ की चादरों ने भारी मात्रा में पानी को जमा कर रखा था। ये बर्फ की चादरें इतनी विशाल थीं कि उन्होंने पूरे महाद्वीपों को ढक लिया था, जिससे धरती का चेहरा पूरी तरह बदल गया था। इससे समुद्र का स्तर काफी नीचे चला गया। समुद्र का पानी बर्फ में बदलकर जमा हो गया, जिससे समुद्र के किनारे पीछे हट गए और नए तटरेखाएं उभर आईं। जरा सोचो, समुद्र के पीछे हटने पर समुद्र तट कैसे बदल गए होंगे। नई जमीनें उभर आईं जो पहले पानी के नीचे छिपी हुई थीं। ये नई जमीनें न केवल भूगोल को बदल रही थीं, बल्कि जीवन के नए अवसर भी प्रदान कर रही थीं। जमीन के पुल उभर आए, उन महाद्वीपों को जोड़ते हुए जो अब पानी के विशाल फासलों से अलग हो गए हैं। ये जमीनी पुल महाद्वीपों के बीच एक नया संपर्क स्थापित कर रहे थे, जिससे जीवन के विभिन्न रूपों का आदान प्रदान संभव हो रहा था। बेरिंग लैंड ब्रिज साइबेरिया और अलास्का के बीच एक जमा हुआ फैलाव जानवरों और इंसानों के लिए एक रास्ता बन गया। इस पुल ने न केवल जानवरों को नए क्षेत्रों में जाने का मौका दिया, बल्कि इंसानों को भी नए महाद्वीपों में बसने का अवसर प्रदान किया। इस जमीनी कनेक्शन ने लोगों के अमेरिका में पहले प्रवास को संभव बनाया। इंसान इन पुलों का उपयोग करके नए क्षेत्रों में गए, जहां उन्होंने नई संस्कृतियों और समाजों की स्थापना की। वे आगे चलकर महाद्वीपों में बस गए और नई संस्कृतियां और समाज बनाए। इन नई बस्तियों ने मानव इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा, जहां उन्होंने अपने जीवन के नए तरीके विकसित किए। दक्षिण पूर्व एशिया भी बदल गया। यहाँ की जमीनें भी समुद्र के पीछे हटने से उभर आईं, जिससे नए भूभाग और जीवन के नए रूप सामने आए। इंडोनेशिया के द्वीप, जो अब समुद्र में बिखरे हुए हैं, कभी सूखी जमीन से जुड़े हुए थे। ये जमीनी पुल द्वीपों को एक साथ जोड़ते थे, जिससे जीवन का आदान प्रदान संभव हो रहा था। ये क्षेत्र, जिसे सुंदरलैंड के नाम से जाना जाता है, कई तरह के पौधों और जानवरों का घर था। यहाँ की जैव विविधता अद्वितीय थी, जो इस क्षेत्र को विशेष बनाती थी। समुद्र के निचले स्तर ने ब्रिटेन और महाद्वीपीय यूरोप के बीच भी एक जमीनी पुल बना दिया। इस पुल ने यूरोप और ब्रिटेन के बीच एक नया संपर्क स्थापित किया, जिससे जीवन के विभिन्न रूपों का आदान प्रदान संभव हो गया। इससे जानवरों और इंसानों का उस क्षेत्र में आना जाना संभव हो गया। जानवर और इंसान दोनों ही इन पुलों का उपयोग करके नए क्षेत्रों में गए, जहां उन्होंने नए जीवन के तरीके अपनाए। ये जमीनी पुल जीवन के आदान प्रदान के लिए जरूरी रास्ते थे। इन रास्तों ने न केवल जानवरों को नए क्षेत्रों में जाने का मौका दिया, बल्कि इंसानों को भी नए महाद्वीपों में बसने का अवसर प्रदान किया। जानवर भोजन और रहने के लिए जगह की तलाश में प्रवास करते थे। ये प्रवास उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे, जिससे वे नए क्षेत्रों में जाकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते थे। इंसान इन प्रवासों का पालन करते थे, अपने क्षेत्रों का विस्तार करते थे और अपने ज्ञान और कौशल को फैलाते थे। ये प्रवास उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे, जिससे वे नए क्षेत्रों में जाकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते थे। आखिरी बर्फीले युग के दौरान समुद्र के निचले स्तर ने धरती पर जीवन के वितरण को आकार देने में एक अहम भूमिका निभाई। इस समय ने न केवल भूगोल को बदल दिया, बल्कि जीवन के विभिन्न रूपों को भी प्रभावित किया। ये बड़े पारिस्थितिक और मानव शास्त्रीय महत्व का समय था।
इस समय ने न केवल धरती के भूगोल को बदल दिया, बल्कि जीवन के विभिन्न रूपों को भी प्रभावित किया, जिससे मानव इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया। आखिरी बर्फीले युग लास्ट ग्लेशियल मैक्सिमम के दौरान का मौसम बहुत कठोर और बेरहम था। इस समय पृथ्वी का अधिकांश हिस्सा बर्फ की मोटी चादरों से ढका हुआ था और तापमान इतना कम था कि जीवन के लिए परिस्थितियां बेहद चुनौतीपूर्ण हो गई थीं। दुनिया एक बर्फीले युग की चपेट में थी। विशाल ग्लेशियरों ने महाद्वीपों को ढक लिया था और समुद्र का स्तर भी काफी नीचे चला गया था। दुनिया भर का औसत तापमान आज की तुलना में काफी कम था। यह ठंडक इतनी तीव्र थी कि कई क्षेत्रों में जीवन लगभग असंभव हो गया था। हवा ज्यादा शुष्क थी और बर्फीली हवाएं महाद्वीपों में चलती थीं। इन हवाओं ने बर्फ के विशाल ढेर बनाए जो कई मीटर ऊंचे थे। लेकिन इस ठंडे वातावरण में भी जीवन ने फलने फूलने का रास्ता खोज लिया। कठोर परिस्थितियों के बावजूद कुछ जानवर और पौधे इन चुनौतियों का सामना करने में सक्षम थे। उत्तरी गोलार्ध के विशाल इलाकों में टुंड्रा नामक एक बायोम का दबदबा था। यह बायोम बर्फ और ठंड के बावजूद जीवन का समर्थन करता था। यह पेड़ रहित फैलाव परमाफ्रॉस्ट, स्थायी रूप से जमी हुई मिट्टी की एक परत की विशेषता रखता था। परमाफ्रॉस्ट ने पौधों की जड़ों को गहराई तक जाने से रोका, जिससे केवल सतही पौधे ही जीवित रह सकते थे। यहाँ केवल बहुत कठोर पौधे ही जीवित रह सकते थे, जैसे कि छोटी झाड़ियां, काई और लाइकेन। ये पौधे ठंड और शुष्कता के अनुकूल थे। दक्षिण की ओर, जहाँ तापमान थोड़ा गर्म था, स्टेपी नामक घास के मैदान महाद्वीपों में फैले हुए थे। ये मैदान विशाल और खुले थे, जो घास खाने वाले जानवरों के लिए आदर्श थे। ये विशाल मैदान घास खाने वाले जानवरों जैसे घोड़े, बाइसन और मैमथ के झुंड का घर थे। इन जानवरों ने इन घास के मैदानों में भोजन और आश्रय पाया। बर्फीले युग के दौरान स्टेपी जानवरों और इंसानों दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र था। यहाँ के संसाधनों ने मानव जीवन को भी समर्थन दिया। भूमध्य रेखा के करीब के क्षेत्रों में सवाना बने रहे। ये क्षेत्र अपेक्षाकृत गर्म थे और यहाँ जीवन की विविधता अधिक थी। पेड़ों से घिरे ये घास के मैदान कई तरह के जानवरों के लिए घर थे, जिनमें मृग, हाथी और बड़ी बिल्लियां शामिल थीं। यहाँ का पारिस्थितिकी तंत्र बहुत समृद्ध था। सवाना जीवन की एक रंगीन तस्वीर थे, बदलते मौसम के बावजूद प्रकृति के लचीलेपन का प्रमाण। यहाँ के जानवर और पौधे मौसम के अनुसार अपने आप को ढाल लेते थे। आखिरी बर्फीले युग लास्ट ग्लेशियल मैक्सिमम के वनस्पति पैटर्न कठोर जलवायु परिस्थितियों का प्रतिबिंब थे। इन पैटर्न ने दिखाया कि कैसे पौधे और जानवर इन कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रह सकते थे। फिर भी उन्होंने कई तरह के जीवन का समर्थन किया। विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों ने एक दूसरे के साथ मिलकर एक जटिल और परस्पर जुड़ा हुआ जीवन का जाल बनाया। ठंडे टुंड्रा से लेकर समशीतोष्ण स्टेपी और गर्म सवाना तक जीवन ने अनुकूलन और फलने फूलने के तरीके खोज लिए। हर पारिस्थितिकी तंत्र ने अपने अनूठे तरीके से जीवन का समर्थन किया। ये पारिस्थितिक तंत्र आपस में जुड़े हुए थे, प्रवास, अनुकूलन और अस्तित्व के धागों से बंधे हुए थे। जानवरों के प्रवास ने इन पारिस्थितिक तंत्रों को एक दूसरे से जोड़ा और जीवन के चक्र को बनाए रखा। आखिरी बर्फीला युग लास्ट ग्लेशियल मैक्सिमम विशालकाय जीवों का युग था। एक ऐसा समय जब धरती पर विशाल जीव घूमते थे। ये जीव, जिन्हें मेगाफोना के नाम से जाना जाता है, बर्फीले युग की कठोर और ठंडी परिस्थितियों के अनुकूल थे। ये मेगाफोना, जैसा कि उन्हें जाना जाता है, बर्फीले युग की ठंडी शुष्क परिस्थितियों के अनुकूल थे। उनके प्रभावशाली आकार और अनोखे अनुकूलन ने सदियों से हमारी कल्पनाओं को मोहित किया है। उनके प्रभावशाली आकार और अनोखे अनुकूलन ने सदियों से हमारी कल्पनाओं को मोहित किया है। शायद इन बर्फीले युग के विशालकाय जीवों में सबसे प्रसिद्ध ऊनी मैमथ था। शायद इन बर्फीले युग के विशालकाय जीवों में सबसे प्रसिद्ध ऊनी मैमथ था। घने फर से ढंके और बड़े घुमावदार दांतों से लैस ये जीव उत्तरी महाद्वीपों में एक आम दृश्य थे। घने फर से ढंके और बड़े घुमावदार दांतों से लैस ये जीव उत्तरी महाद्वीपों में एक आम दृश्य थे। ऊनी मैमथ के अलावा अन्य विशाल शाकाहारी जीव भी इस बर्फीले परिदृश्य का हिस्सा थे। आधुनिक हाथियों के ये रिश्तेदार उत्तरी महाद्वीपों में एक आम दृश्य थे। उन्होंने अपने जमे हुए क्षेत्र को अन्य बड़े शाकाहारी जीवों जैसे ऊनी गैंडे के साथ साझा किया। उन्होंने अपने जमे हुए क्षेत्र को अन्य बड़े शाकाहारी जीवों जैसे ऊनी गैंडे के साथ साझा किया। ऊनी गैंडा एक जबरदस्त जीव था, जिसके बालों का एक मोटा कोट और थूथन पर 2 सींग थे। ऊनी गैंडा एक जबरदस्त जीव था,
जिसके बालों का एक मोटा कोट और थूथन पर 2 सींग थे। इस समय के दौरान शिकारी भी प्रभावशाली आकार में बढ़े। कृपाण दांत वाली बिल्ली अपने लंबे कुत्तों और शक्तिशाली बनावट के साथ एक भयानक शिकारी थी। कृपाण दांत वाली बिल्ली अपने लंबे कुत्तों और शक्तिशाली बनावट के साथ एक भयानक शिकारी थी। ये बर्फीले युग के बड़े शाकाहारी जीवों का शिकार करती थी। इसके कृपाण जैसे दांत घातक जख्म देने में सक्षम थे। एक और जबरदस्त शिकारी गुफा भालू था, एक विशाल जीव जो अपने आधुनिक रिश्तेदारों से बौना था। ये भोजन और क्षेत्र के लिए अन्य शिकारियों जैसे भेड़ियों और लकड़बग्घों के साथ प्रतिस्पर्धा करता था। ये मेगाफौना जमी हुई बंजर भूमि में अलग थलग जीव मात्र नहीं थे। वे जीवन के एक जटिल जाल के अभिन्न अंग थे। उनकी चराई की आदतों ने वनस्पति को आकार दिया। उनके प्रवास ने अन्य जानवरों के वितरण को प्रभावित किया और उनके अवशेषों ने मेहतर पक्षियों को जीविका प्रदान की। मेगाफौना पर्यावरणीय दबावों के जवाब में जीवन को आकार देने के लिए विकास की शक्ति का प्रमाण थे। उनकी चराई की आदतों ने वनस्पति को आकार दिया, उनके प्रवास ने अन्य जानवरों के वितरण को प्रभावित किया और उनके अवशेषों ने मेहतर पक्षियों को जीविका प्रदान की। मेगाफौना पर्यावरणीय दबावों के जवाब में जीवन को आकार देने के लिए विकास की शक्ति का प्रमाण थे। उनके प्रवास ने अन्य जानवरों के वितरण को प्रभावित किया और उनके अवशेषों ने मेहतर पक्षियों को जीविका प्रदान की। मेगाफौना पर्यावरणीय दबावों के जवाब में जीवन को आकार देने के लिए विकास की शक्ति का प्रमाण थे और उनके अवशेषों ने मेहतर पक्षियों को जीविका प्रदान की। मेगाफौना पर्यावरणीय दबावों के जवाब में जीवन को आकार देने के लिए विकास की शक्ति का प्रमाण थे। मेगाफौना पर्यावरणीय दबावों के जवाब में जीवन को आकार देने के लिए विकास की शक्ति का प्रमाण थे। आखिरी बर्फीले युग लास्ट ग्लेशियल मैक्सिमम के दौरान उनके शासन ने ग्रह पर एक अमिट छाप छोड़ी। पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित किया और जीवन के इतिहास के पाठ्यक्रम को आकार दिया। इन विशालकाय जीवों की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि जीवन की विविधता और अनुकूलनशीलता कितनी अद्भुत है।